हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रेट एल्डर को एक सिपाही आके बता देता है बॉर्डरलैंड का कि ग्रेट रेड स्काई सिटी के ऊपर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया है। ग्रेट एल्डर अपनी सारी ही आर्मी को इकट्ठा करते हैं और यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स को यहीं रुक के कल्टीवेशन करने के लिए बोलते हैं, मगर तभी वो सारे ही यंग कल्टीवेटर ग्रेट एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें अपने साथ लेके चलें। तभी ग्रेट एल्डर उन सबको भी लेकर के अपनी टीम के साथ बॉर्डरलैंड के ग्रेट रेड स्काई सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पे चारों ही तरफ उन्हें सिर्फ बर्बादी और सिर्फ विनाश का ही मंजर नजर आ रहा होता है। अगर तभी उन लोगों के सामने फॉरेन रैलम का एक ट्रू इमॉर्टल लेवल का एक्सपर्ट का पाम अटैक सीधे ही उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आज यहाँ पे तुम सारी ही चींटियों को मैं यहीं पे मसल के तुम्हारे पूर्वज के पास तुम्हें भेज दूंगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, सिर्फ कुछ ही दूर हम 50 के सब्सक्राइबर से हैं। प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही पावरफुल सा पाम अटैक दिखाया जाता है जो कि असल में उन सारी ही स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी डिवाइन एकेडमी के एल्डर अपने सारे ही साथियों से कहते हैं कि सब के सब एक साथ इसके ऊपर अटैक करके इसे खत्म करो। तभी हम देखते हैं कि सारी की सारी स्पेसशिप्स ने अपने अपने पावरफुल अटैक को समन करके सीधे ही उस जाइंट से पाम अटैक के ऊपर अटैक कर दिया था, मगर तभी वो ट्रू इमॉर्टल अपने पाम अटैक से काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधे ही अपने पाम के अंदर मौजूद सिंगल आई से करता है। ये अटैक इतना ज्यादा वायलेंट था कि उन सारी ही आ रही स्पेसशिप के अटैक से टकराता है और एक ब्लास्ट के साथ सारे के सारे अटैक वहीं पे तहस नहस हो जाते हैं, मगर आसपास इतना पहाड़ का टुकड़ा गिर रहा होता है जिसकी वजह से वहां पे सभी लोगों को स्पेसशिप प्रोटेक्टिंग शील्ड को अपीयर करना पड़ता है। मगर तभी वहां पे फॉरेन रैलम का इमॉर्टल कहता है कि तुम सब के सब मेरे सामने सिर्फ चींटी के समान हो। मैं चाहूं तो तुम लोगों को पल भर में चींटियों की तरह मसल के खत्म कर सकता हूं। तुम्हारी हर जनरेशन पिछले से वीक होती है। पिछले एरा का सारा कचरा ही तुम्हारे पूर्वज थे। मौत तक लड़ने की बातें करते थे, पर एंड में उनकी हड्डियों को तोड़ करके हमने अपने कुत्तों को खिला दिया था। और तुम्हारा ट्रू इमॉर्टल वो भी घुटनों पे गिरकर जिंदगी की भीख मांग रहा था। बेकार लोगों की औलाद, हम आ गए हैं फिर भी सामने खड़े हो। सही में मरने का शौक है क्या? और तभी वहां पे ग्रेट एल्डर अपने साथियों से कहते हैं कि शांत हो जाओ सब, समझ लो ये कोई आम बंदा नहीं, ये पिछले एरा से बचा हुआ इमॉर्टल है। इससे लड़ना कोई शर्म की बात नहीं। पैनिक मत करो, क्योंकि ये फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर सिर्फ भोंकना जानते हैं कुत्तों की तरह। अभी तो तुम लोगों ने सुना ना, ये सब के सब सिर्फ कुत्ते हैं और ये सिर्फ दूर से भौंकना जानते हैं, ना कि काटना। इन सब को हम बड़े ही आराम से डील कर लेंगे, वो भी हंसते हंसते। मगर तभी वहां पे इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर ग्रेट एल्डर से कहता है कि अभी हम सब ने मिल के अटैक किया था और हमने उसे रोक दिया। मतलब हम सब एक हो जाए तो उसे आराम से रोक सकते हैं। ये बात प्रूफ होती है, भले ही वो कोई इमॉर्टल क्यों ना हो। हम सब के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। मगर तभी वहां पे एम्परर की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले सोचा था, ये वर्ल्ड बैरियर इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। अगर वो लोग हमारे रैलम को ईजिली क्रश कर सकते तो ये इमॉर्टल यहाँ पे खड़े होकर के हमसे बातें नहीं करता। अब तक ये हमला करके हम सभी लोगों को मिटाने की कोशिश करता। मगर तभी फॉरेन रैलम का इमॉर्टल कहता है कि बेवकूफ हो, तुम लोगों का ये सेल्फ मोटिवेशन मुझे सच में मजाक लगता है। अब यहाँ पे तुम सब के सब मरोगे, कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो और मुझे आजमा लो। ये कहने के साथ फॉरेन रैलम का इमॉर्टल हंसना शुरू कर देता है। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि आखिर ये बेवकूफ यहाँ पे इतना ड्रामा क्यों कर रहा है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खुद डरा हुआ है। सच ये है कि तुम फॉरेन रैलम वाले अभी तक हमारे वर्ल्ड बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाए हो और ना ही तुम उसे क्रॉस भी कर सकते हो। तुम भले ही एक इमॉर्टल होके मगर फिर भी देखो ना, तुम इतने बेबस हो कि सिर्फ हमारे वर्ल्ड में तुम्हारा हाथ ही नजर आ रहा है। पर तभी वहां पे वो इमॉर्टल अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उन सभी लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये पावर इनफ नहीं है। ये कहने के साथ वो अपनी एक फिंगर से काफी पावरफुल अटैक करके उस ऑरा को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारा वर्ल्ड इस इमॉर्टल की पावर को सप्रेस कर रहा है। ये जितना टाइम हमारे वर्ल्ड में रुकेगा उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा और यहाँ पे ये हमें ही धमकी दे रहा है कि ये हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करेगा। सब के सब अब ज़रा ध्यान से देखना, इसकी औकात हम सभी लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। मगर तभी वो फॉरेन रैलम का इमॉर्टल चिल्लाते हुए कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले तू ही मरेगा। ये कहने के साथ वो अपने जाइंट से हैंड से सीधा ही ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी ग्रेट एल्डर आसमान में फ्लोट करते हुए जाते हैं और कहते हैं कि सब के सब अब ज़रा गौर से मेरी तरफ देखो। ये सो कॉल्ड जो इमॉर्टल सुप्रीम है, जो कि लास्ट एरा से बिलोंग करता है, इसके अंदर कोई भी ऐसी ख़ास बात नहीं है। ये तो मुझे भी सप्रेस नहीं कर सकता है। अब ये सुन करके वो इमॉर्टल अपने जाइंट हैंड से सीधा ही ग्रेट एल्डर को पकड़ लेता है। अब ये देख करके वहाँ पे शी हाउ चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर आप ठीक तो है ना। शी हाउ की हालत यहाँ ख़राब हो जाती है कि कहीं उसके मास्टर को कुछ हो ना क्या हो। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और तभी वो वहाँ पे अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न को समन करते हैं, जिसे देख करके फॉरेन रैलम का इमॉर्टल कहता है कि आखिर ये मरा हुआ ड्रैगन और उसकी पावर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। मगर ग्रेट एल्डर जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं, उसका हैंड एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे पीछे छटक के चला जाता है। वो इमॉर्टल अब हद से ज़्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, आखिर इस मरे हुए ड्रैगन के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए वहाँ पे तुरंत इमॉर्टल ड्रैगन की स्पिरिट को ही समन कर लेते हैं, जो कि सीधा ही उस जाइंट से इमॉर्टल हैंड के सामने अपीयर हो चुका था। और तभी वो काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधे ही उस इमॉर्टल हैंड के ऊपर करता है, जो कि असल में थंडर अटैक था, जो कि सीधे ही जाकर के उस इमॉर्टल के फीस्ट पे हिट करता है और वो इमॉर्टल की फीस्ट छटक करके पीछे चली जाती है। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर अपने 10 रैलम डायग्राम को समन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी औकात सच में कुछ नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न की पावर को अपने 10 रैलम डायग्राम से फ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ग्रेट एल्डर की पावर हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पे ग्रेट एल्डर एक और पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधे ही अपने ड्रैगन से दे मारते हैं उस जाइंट से हैंड के ऊपर। ये स्ट्राइक जैसे ही जाकर के उस इमॉर्टल के हाथ के ऊपर लगती है, उस इमॉर्टल का हाथ वहीं पे फट के ब्लास्ट हो जाता है और उसका पूरा ही खून जमीन पे आकर के गिरता है। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर सीधे ही उस इमॉर्टल से कहते हैं कि यहाँ पे तुम मुझे मारने के लिए आए थे, मगर अफसोस की बात यह है कि तुम मुझे किसी भी जन्म में मार नहीं सकते हो। ये बात मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी है अपने इमॉर्टल दाऊ आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके। कहने के साथ ग्रेट एल्डर अपने इमॉर्टल दाऊ आर्टिफैक्ट को अपने पास रखते हैं और सीधा ही उस इमॉर्टल से कहते हैं कि मैं सिर्फ इमॉर्टलिटी को अचीव करने के लिए हाफ स्टेप पीछे हूँ, मगर फिर भी यहाँ पे ये बात साबित होती है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तुम्हें तकलीफ दे सकता हूँ। तभी वो फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने एंसेस्ट्रल वेपन पे ही निर्भर हो, तुम्हारे उसके अलावा कोई औकात नहीं है। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारे रैलम में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग इमॉर्टलिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं और तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो। मगर तुम्हारे जैसा इन्वायरमेंट अगर मुझे मिल जाए तो मैं सिर्फ 10 साल में इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट कर लूँगा और सिर्फ अपने हाथ के हल्के से
ब्लो अटैक से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम्हारी औकात फिर मेरे सामने कुछ भी नहीं होगी। अभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैंने यहाँ पे जो कहा वो शायद वो भी शब्द बड़े होंगे। यहाँ पे सिर्फ अगर मैं तुम्हारे सामने इमॉर्टल बनने के बाद अपनी मुट्ठी को सिर्फ बंद कर दूंगा ना, सिर्फ उस मुट्ठी के वेब से ही तुम मारे जाओगे। बिल्कुल इस तरीके से ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर उसके सामने ही ठीक अपनी मुट्ठी को बंद करके अपने मुट्ठी के अंदर से एनर्जी वेव को रिलीज करते हैं। ये देख करके वो फॉरेन रैलम का इमॉर्टल कहता है कि ये शब्द काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, मगर तुम इमॉर्टलिटी को अचीव करने में अभी आधे स्टेप पीछे हो। तुम कोई ट्रू इमॉर्टल नहीं हो, इसलिए मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि भले ही हमारा पाथ ब्लॉक हो चुका है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इमॉर्टल पाथ पूरी ही तरीके से कहीं गुम हो चुका है। तभी वो फॉरेन रैलम का इमॉर्टल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ही बता दो कि आखिर इमॉर्टल एंशिएंट एरा में तुम्हारे कितने इमॉर्टल थे। मुझे जहाँ तक पता है कि सिर्फ एक ट्रू ही इमॉर्टल था, और बेहतर यही होगा कि तुम सब के सब हमारे सामने सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे ही वर्ल्ड को एक ही बार में तबाह कर दूंगा। तभी ग्रेट एल्डर गुस्से में कहते हैं कि बस बहुत हो गया। और तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर अपने साथियों से कहते हैं कि सब लोग घबराइए मत, हम ओल्ड जनरेशन के पास अमर बनने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर तुम लोग अलग हो। फॉरेन रैलम ने दोनों ही दुनिया को जोड़ दिया है। मगर तभी वो इमॉर्टल एक जाइंट से स्केलेटन से अटैक कर देता है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अब माहौल बहुत बदलने वाला है, एक दिन तुम इमॉर्टल बनोगे और हम सभी लोगों का बदला इन सब से लोगे। खून के बदले खून, याद रखना जो भी इमॉर्टल बनने के रास्ते पर चलता है उसका अपना ही एक नसीब होता है, और तुम लोग सब के सब उसी के लिए पैदा हुए हो। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि मेरे सामने ये जाइंट सा स्केलेटन आ रहा है, जो कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर ने एक सिर्फ इमॉर्टलिटी के जो कल्टीवेटर हाफ स्टेप पीछे है उसके ऊपर कर रहा है। मगर फिर भी मैं घबरा नहीं रहा हूँ, इन सारी बातों को तुम कभी भी मत भूलना। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर अपनी पावर को वहां पे अनलिश करते हैं और काफी पावरफुल अटैक सीधा ही उस जाइंट से स्केलेटन के ऊपर कर देते हैं। जैसे ही ग्रेट एल्डर का इतना पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक उस जाइंट से स्केलेटन के ऊपर जाके हिट करता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सडन वहाँ पे एक पोर्टल अपीयर होता है, जहाँ पे उस फॉरेन रैलम के इमॉर्टल की आवाज़ आती है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों की बातों से कन्विंस नहीं हुआ हूँ, मुझे तो हंसी आ रही है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 1 वर्सेस 1 क्यों ना हम फाइट करा लें अपने यंग जीनियस के साथ। और तभी वहाँ पे एक एंशियंट बेल अपीयर होती है, जिसे देख करके सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। मगर वहीं पे सेकंड एल्डर कहते हैं कि ग्रेट एल्डर, ये मॉडल हमारे हेवन एंड अर्थ के रूल से सप्रेस होता जा रहा है, मगर फिर भी ये फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर यहाँ पे अब तक क्यों रुका है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ लोगों को तुरंत उस सामने मौजूद एंशियंट बेल के अंदर भेजो और पता करो क्या इसके अंदर कोई ग्रेट हेवन वॉर रिकॉर्ड या फिर एंशियंट टेक्स्ट मौजूद है, अगर है तो उसे लेके आओ। तभी वहां पे सेकंड एल्डर 4 कल्टीवेटर को उस बेल के ऊपर मौजूद पोर्टल के अंदर भेज देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी वो चारों ही कल्टीवेटर स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के सीधे ही उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं, और तभी वहां पे एंट्री होती है फॉरेन रैलम के पावरफुल कल्टीवेटर की, जिसका नाम दी तुई होता है, जिसके पास मिलियन ईयर की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस होता है। वो आते के साथ यहाँ पे 9 हेवन 10 अर्थ के जीनियस को चैलेंज करते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे किसी के अंदर गट्स है जो कि मुझसे लड़ सके। तभी वहाँ पे डिवाइन एकेडमी का कल्टीवेटर, जिसका नाम जियांग फैंग होता है, वो आकर के उसके चैलेंज को वहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मेरा नाम जियांग फैंग है और मैं डिवाइन एकेडमी से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही कल्टीवेटर अब एक दूसरे के सामने आ चुके थे, मगर वो फॉरेन रैलम का ये जो पहला कल्टीवेटर होता है, ये कहीं ना कहीं उस फॉरेन रैलम के इमॉर्टल का डिसाइबल लग रहा होता है। और तभी वहाँ पे डिवाइन एकेडमी के एल्डर कहते हैं कि जियांग फैंग ये असल में हमारे ग्रेट एल्डर का चीफ डिसाइबल है, और ये पूरी तरीके से क्वालिफाई है हमारे यंग जनरेशन के जीनियस को रिप्रेजेंट करने के लिए।
जियांग फैंग, हम लोगों को यहाँ पे निराश मत करना। तभी हम देखते हैं कि वो दी तुई सीधे ही जियांग फैंग से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। मगर तभी जियांग फैंग अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि बिल्कुल। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही दी तुई के ऊपर कर देता है। मगर दी तुई सिर्फ हल्का सा स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही उस जियांग फैंग के ऊपर करता है, जो कि जियांग फैंग के ऑरा को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा ही जाके उसे हिट करता है। तभी वहां पे दी तुई कहता है कि ये आंट डिजर्व नहीं करता है एक नाम को। मैंने तो यहाँ पे अपनी डिवाइन आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम ही लोगों के रैलम की छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें ये हार गया। तभी ग्रेट एल्डर तुरंत वहां पे जियांग फैंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से संभालते हैं और तुरंत डिवाइन एकेडमी की स्पेसशिप के ऊपर उसे भेज देते हैं। तभी डिवाइन एकेडमी का एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वहां पे दुई तुई कहता है कि मैं दी तुई हूँ और मेरे पास 1 मिलियन ईयर की कल्टीवेशन है और साथ में मैं अपने वर्ल्ड में पीएलएस जीनियस की रैंक में नंबर 19 में हूँ। और तभी वहां पे दुई तुई कहता है कि ये दो कौड़ी के चींटियां मुझसे लड़ने के बिल्कुल काबिल नहीं है, मैं तो बोर हो रहा हूँ। ये कहने के साथ वो चला जाता है और वहीं पे एंट्री होती है लॉर्ड ऑफ ब्लड रिंग की, जिसके पास 5 लाख ईयर की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस होता है, जो कि आते के साथ वहां पे 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स को चैलेंज करने लगता है और सभी लोगों से कहता है कि अगर औकात है तो आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए। मगर तभी वहां पे लिटिल किंग चिल्लाते हुए कहता है कि अबे सुन इधर, मेरे पास 20 साल की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है, अगर तेरे अंदर औकात है तो मुझसे लड़के दिखा। मगर तभी बेचारा लॉर्ड ऑफ ब्लड रिंग इधर उधर लिटिल किंग को ढूंढने लगता है कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। तभी लिटिल किंग कहता है कि अंधे कहीं के अपने सामने देख, ये किंग तेरे सामने खड़ा है और मेरे पास स्काई हॉर्न आंट की लेगेसी मौजूद है, मैं उसकी ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ। अभी वहां पे लॉर्ड रिंग कहता है कि ये बच्चा मुझसे लड़ने के लिए आया है, जो कि अभी सही ढंग से मेच्योर भी नहीं हुआ है। इंसेक्ट चुपचाप यहाँ से निकल ले, क्या इस रैलम में कोई भी नहीं है जो मुझसे लड़ सके। तभी वहां पे लिटिल किंग कहता है कि ओए सुन, मैंने सिर्फ 18 या 17 साल तक ही अपनी कल्टीवेशन की है और अगर तेरे बम में दम है ना तो आ करके मुझसे लड़ के दिखा, तेरी औकात मैं चुटकियों में तुझे दिखा दूंगा। भाई साहब यहाँ पे लिटिल किंग का तो पारा गर्म हो चुका था, वो सीधा ही आगे बढ़ने लगता है कि आज आर या पार इसे फोड़ दूंगा। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर तुरंत ही लिटिल किंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए उसे वापस से शीहाओ के पास फेंक देते हैं। बेचारा लिटिल किंग सिर्फ चिल्लाता ही रह जाता है और उसका पोपट बन जाता है। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर चू की, जो कि कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ूंगा। अब ये देख करके इमॉर्टल एकेडमी का जो यंग जनरेशन का सुप्रीम जीनियस होता है क्वीन, अपने सामने एल्डर चू को देख करके कहता है कि एल्डर चू यहाँ पे अभी तक जिंदा हैं, जिनके पास 5 लाख ईयर की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है। इन्होंने एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर एक ही अटैक में कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर और ना जाने अनगिनत लोगों को जान से मार दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मगर वहीं पे हम देखते हैं कि एल्डर चू की हालत ख़राब होती है और इनके पास यिंग एंड यांग की पावर होती है, यानी कि लाइफ एंड डेथ की। तभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर चू से कहते हैं कि अभी तक आपकी इंजरी हील नहीं हुई है, इसलिए प्लीज़ रुक जाएं। मगर तभी एल्डर चू कहते हैं कि मैंने अपनी मेरिडियंस को कुछ पल के लिए ठीक कर दिया है और अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पावर को टेस्ट करने के साथ साथ इन फॉरेन रैलम की भी ट्रू स्ट्रेंथ को चेक करूं तुम सभी के लिए। ये कहने के साथ वो आसमान में आकर के अपनी पावर को अनलिश करते हैं और उस लॉर्ड ऑफ ब्लड रिंग को जंग के लिए आगे आने के लिए बोलते हैं। वहीं पे उनकी बात को सुन करके लॉर्ड ऑफ ब्लड रिंग तुरंत अपने ब्लडी डोमेन को चारों ही तरफ फैलाना शुरू कर देता है। इसके पास ब्लड डोमेन के साथ साथ अजीब से कांटे जैसे रूट की पावर होती है और वो कांटे चाकू से भी ज्यादा तेज धार के होते हैं। और तभी वो दोनों ही कल्टीवेटर अपना अपना पावरफुल अटैक एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, एल्डर चू का अटैक इस लॉर्ड ऑफ ब्लड रिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और वहीं पे लॉर्ड ऑफ ब्लड रिंग अपनी पावर से उन्हें चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेता है। उनके चारों ही तरफ रूट्स आकर के उनके हाथ पैर को एक ही जगह पे बांध देते हैं
और वहीं पे लॉर्ड ऑफ ब्लड रिंग काफ़ी पावरफुल अटैक उनके ऊपर करता। एल्डर चू अपने फोरहेड से काफ़ी पावरफुल यिंग एंड यांग अटैक सीधा ही उसके ऊपर करते हैं। ये अटैक इतना खतरनाक था कि लॉर्ड ऑफ ब्लड रिंग का जो डोमेन होता है वो भी डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ उसकी पूरी ही बॉडी के अंदर से लाइफ एंड डेथ का ऑरा बाहर निकल रहा होता है और एक ब्लास्ट के साथ उसकी जान वहीं पे चली जाती है और एल्डर चू सीधा ही अपने साथियों के पास आकर के गिरते हैं। तभी वहां पे मॉर्टल एकेडमी के एल्डर उन्हें संभालते हुए कहते हैं कि आप ठीक तो हैं ना। तभी एल्डर चू कहते हैं कि देखा, ये फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर इमॉर्टल या फिर इनविजिबल नहीं है, इन्हें मारा जा सकता है, इन्हें भी दर्द होता है, मैंने ये प्रूव कर दिया और हम जीत गए। इसलिए सबसे कह दो कोई भी डरेगा नहीं, कोई भी रुकेगा नहीं। इन सभी लोगों के ऊपर दिल खोल के अटैक करो और इन्हें खत्म करके हमारे वर्ल्ड से भगाओ। तभी हम वहाँ पे फॉरेन रैलम के वू रेन को देखते हैं जो कि एल्डर चू को देख के कहता है कि इसी शख्स के पास लाइफ एंड डेथ की पावर है, वही वाइट एंड ब्लैक की। इसने 5 लाख साल पहले एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर हमारे वर्ल्ड के टॉप रैंक 11 को एक बार में ही ख़त्म कर दिया था और फाइनली ये मर चुका है। तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि हम सब आखिर यहाँ पे इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को 3 पार्ट में अपनी टीम को डिवाइड कर लेना चाहिए और एक साथ इन सब के ऊपर टूट करके इन सब को ख़त्म कर देना चाहिए। तभी वहाँ पे फॉरेन रैलम के 3 कल्टीवेटर आते हैं जिसमें से पहले का नाम 8 आर्म मास्टर होता है जिसके पास 2 लाख ईयर की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस होता है। दूसरे का नाम हाई दान होता है जिसके पास 5 ईयर का कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस होता है। तीसरे का नाम फू डोंग होता है जिसके पास 25 ईयर का कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस होता है। तभी 8 आर्म मास्टर कहता है कि आखिर कौन यहाँ पे मुझसे लड़ना चाहेगा। तभी वहाँ पे रेड हेयर डिवाइन लॉर्ड की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा और तभी यहाँ पे इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पे मिस यिंग कहती हैं कि रेड हेयर डिवाइन लॉर्ड के पास 2 लाख ईयर की ही कल्टीवेशन है, साथ में ये कल्टीवेट करते हैं ग्रेट स्कारलेट हेवन टेक्निक को और ये टेक्निक इमॉर्टल एंशिएंट एरा के टाइम में कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार दी थी जिस कल्टीवेटर के पास ये टेक्निक थी। मगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि रेड हेयर डिवाइन लॉर्ड इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि 8 आर्म मास्टर अपने एक हाथ को सीधा ही रेड हेयर डिवाइन लॉर्ड के चेस्ट के अंदर घुसेड़ देता है और सीधा ही उनके ब्लड को सेंस करते हुए कहता है कि तुम्हारे ब्लड के अंदर तो सिल्वर भी मिक्स है, इसका मतलब तुम हमारे रैलम के डिसेंडेंट हो। मगर अफसोस की बात यह है कि तुम हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हो और तुम कंफ्यूज भी हो। मगर यहाँ पे अब तुम्हारे पास मरने के अलावा दूसरा और कोई चारा ही नहीं है। ये कहने के साथ वो एक ही पंच के साथ रेड हेयर डिवाइन लॉर्ड को वहीं पे मार देता है और तभी वहाँ पे एक कल्टीवेटर अपने मास्टर का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। मगर बीच में हाई दान आकर के एक ही स्लैश अटैक सीधे ही उस कल्टीवेटर के ऊपर कर देती है। एक ही अटैक में वो बेचारा नॉर्मल सा कल्टीवेटर बेमौत मारा जाता है और तभी वहाँ पे इन लोगों का तीसरा साथी फॉरेन रैलम का फू डोंग आता है और सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास 25 ईयर की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस है, मेरा नाम फू डोंग है, आखिर तुम में से यहाँ पे कौन मुझसे लड़ना चाहेगा, मैं एक सुप्रीम लाइट किंग हूँ। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा को चारों ही तरफ रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे अपना खौफ सभी लोगों के मन में बैठाने की कोशिश करता है। अगर तभी वहाँ पे एक आवाज़ गूंज उठती है और वो आवाज़ कहती है कि मैं तुझे फाड़ दूंगा। ये आवाज़ थी लिटिल किंग की जो कि एकदम पागलों की तरह कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि इस किंग के सामने तू एरोगेंट बनने की जुर्रत कर रहा है, आज मैं तुझे सीने से पकड़ के चीर के रख दूंगा। यहाँ पे बेचारा वो अटैक कर पाता उसके सामने शी हाउ आ जाता है और वो अपनी कुन पैंग टेक्निक को समन करके सीधा ही उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख करके लिटिल किंग कहता है कि हद होती है, मुझे भी तो लड़ने दो। बेचारा यहाँ पे बार बार लड़ने के लिए जाता है और उसका पोपट बन जा रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि यंग जनरेशन के सारे ही सुप्रीम मास्टर और सारे ही पावरफुल कल्टीवेटर शी हाउ के साथ आसमान में आके अपीयर हो जाते हैं, जिसे देख करके वो फू डोंग कहता है कि बहुत खूब, मैं यहाँ पे तो साफ साफ स्मेल कर पा रहा हूँ वर्ल्ड ट्री क्यूआई सीड को, प्रीमोडियल पर्पल क्यूआई सीड भी यहाँ पे मौजूद है। और फिर से वो वहाँ पे सूंघना स्टार्ट करता और कहता है कि क्या यहाँ पे तो यिंग एंड यांग
क्यूआई सीड भी है। आज का दिन मेरे लिए यकीनन बहुत अच्छा है, मगर तुम सबको मैं अकेले नहीं खाऊंगा। मेरे साथी भी तुम सबका निवाला चखेंगे और तुम्हारी सीट को तुम्हारे चेस्ट से बाहर घसीट के निकालेंगे। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अपने साथियों को बुलाता है, जहाँ पे फॉरेन रैलम की निंग अपीयर होती है, जो कि फॉरेन रैलम के यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स में 10 किंग में से एक किंग होती है, जो कि आते के साथ कहती है कि लगता है कि हम लोगों का इंतज़ाम इस बार बहुत अच्छा हुआ है। आज तो हम इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मगर तभी वहाँ पे शी हाउ अपनी डिवाइन बोन, अपनी विलो ट्री और साथ में अपनी बॉडी एज अ सीड दाओ की पावर को एक्टिवेट करता है। और वहीं पे सामने से जिस तरीके से उस इमॉर्टल ने स्केलेटन अटैक ग्रेट एल्डर के ऊपर किया था, वही अटैक शी हाउ की तरफ भी आता है। शी हाउ एक ही बार में उस पावरफुल स्केलेटन अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय करके उन सभी लोगों से कहता है कि चलो फिर आ जाओ, देखते हैं कि आखिर किसके अंदर कितनी हिम्मत है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है और इसके आगे की नॉवल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे यहाँ पे अपीयर हो चुका होगा, जाके इसे आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने जल्द से जल्द 2K लाइक को कंप्लीट कर दिया तो तुरंत मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।